Good morning, students. We are study BSc Part Third, Paper Third, Development Biology, Unit Third. यूनिट थर्ड में हम पढ़ रहे थे क्लीवेज एंड गैस्ट्रुलेशन। क्लीवेज में हमने मोरुला, ब्लास्टुला, पैटर्न, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, टाइप ऑफ ब्लास्टुला, टाइप्स ऑफ गैस्ट्रुलेशन मैकेनिज्म, फैट मैप, सेल लाइनेज, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल, गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबियंस, बर्ड एंड मैमल्स, morphogenetic cell movement and their significance in gastrulation। आज हम इसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्टुला यानी विभिन्न प्रकार के कोरक पढ़ेंगे। जंतुओं में विभिन्न प्रकार के कोरक पाए जाते हैं। कोरक की परिभाषा हमने कल पढ़ी है। ब्लास्टुलेशन के द्वारा कोरक का निर्माण होता है। विदलन की प्रक्रिया में विदलन के अंत में ब्लास्टोमियर्स के द्वारा ब्लास्टोसिल युक्त जिस संरचना का निर्माण होता है उस संरचना को ब्लास्टुला कहा जाता है। ठीक है। ब्लास्टुला के विभिन्न प्रकार हम पढ़ रहे थे। ब्लास्टुला का पहला प्रकार है प्रगुही कोरक, सीलोब्लास्टुला। सेकंड है उभय कोरक, एम्फीब्लास्टुला। नेक्स्ट है घन कोरक, स्टीरियोब्लास्टुला। फोर्थ है बिंब कोरक, डिस्कोब्लास्टुला। फिफ्थ है पृष्ठीय कोरक या परिकोरक, सुपरफिशियल ब्लास्टुला या पेरीब्लास्टुला। सिक्स है पोष कोरक, ब्लास्टोसिस्ट। इस प्रकार ब्लास्टुला के कितने टाइप हुए? 8 प्रकार, 6 टाइप। ओके, तो हम चलते हैं वापस फर्स्ट कोरक की तरफ। फर्स्ट कोरक था सीलोब्लास्टुला, प्रगुही कोरक। सबसे पहले देखते हैं किस में पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा व एम्फिओक्सस में। ओके, प्रगुही कोरक यानी सीलोब्लास्टुला किसके अंतर्गत पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा एंड एम्फिओक्सस के अंतर्गत। किस प्रकार के विदलन से प्रगुही कोरक बनता है? प्रगुही कोरक बनेगा पूर्णभंजी विदलन के द्वारा। होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये खोखली गेंद के समान रचनाएं, जैसा कि डायग्राम्स में बता रखा है, खोखली गेंद के समान रचना होती है जिसमें कोरकखंड यानी ब्लास्टोमियर्स एक स्तरीय या बहुस्तरीय कोरक चर्म में व्यवस्थित होते हैं। ब्लास्टोमियर्स की संख्या एक स्तरीय भी हो सकती है, बहुस्तरीय भी हो सकती है। इसके अंतर्गत एक बड़ी कोरक गुहा ब्लास्टोसील पाई जाती है जिसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड लिक्विड भरा हुआ होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है। इसमें 2 प्रकार की सेल्स हैं, जैसा कि डायग्राम में बता रखा है, मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स।
इस प्रकार सीलोब्लास्टुला है जो इकाइनोडर्मेटा एम्फी बॉक्स में पाया जाता है और ये खोखली गेंद के समान रचना होती है। इसमें एक स्तरीय या बहुस्तरीय कोशिकाएं पाई जाती है। ये भी दो प्रकार की है, माइक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स। इसके अंतर्गत एक बड़ी गुहा होती है, उस गुहा को क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। ओके, नेक्स्ट है एम्फीब्लास्टुला यानी ऊबे कोरक। अब देखो ये ऊबे शब्द बहुत सी जगह आया है, तुम थोड़ा सा अपना माइंड भी लगाने की कोशिश करना। ऊबे का मतलब होता है दोनों, जैसे उभयचर होता है यानी जो जल में भी रहता है थल में भी रहता है, ऐसे यहाँ पे ऊबे कोरक यानी एम्फीब्लास्टुला। तो सबसे पहले तो उदाहरण देख लो कि एम्फीब्लास्टुला यानी ये मेंढक में पाया जाता है। ओके, और इस कोरक में दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स कोरक खंड पाए जाते हैं। एनिमल पोल यानी सक्रिय ध्रुव पर कौन से खंड होंगे, लघु खंड, माइक्रोमियर्स। जबकि अल्पक्रिय ध्रुव यानी वेजिटल पोल, इस पे कौन से खंड होंगे, वृत्त खंड यानी मैक्रोमियर्स। इसमें कोरक गुहा छोटी होती है, सक्रिय ध्रुव की ओर स्थित होती है। हर प्रकार में यही चीज़ें आएगी, केवल थोड़ा सा इनमें थोड़ा डिफरेंट करना है। जैसे वहाँ कोरक गुहा बड़ी थी तो यहाँ कोरक गुहा छोटी है, ठीक है। और ये गुहा कौन सी तरफ झुकी हुई नज़र आती है, सक्रिय ध्रुव की तरफ। इस प्रकार का कोरक किस में पाया जाता है, पोरीफेरा और मेंढक में, ठीक है ना। इसमें लघु खंड यानी माइक्रोमियर्स द्वारा स्रावित एक क्षारीय एल्ब्यूमिनस तरल द्रव भरा हुआ होता है। सीलोब्लास्टुला की गुहा में क्या भरा रहता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। जबकि एम्फीब्लास्टुला की गुहा में क्या है, एल्ब्यूमिनस तरल भरा हुआ होता है। ये देखिए, इसका डायग्राम देखिए, है ना। इसमें दो प्रकार की सेल्स दिखाई दे रही है, माइक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स। इसमें जो ब्लास्टोसील है ये छोटी है और ये किस तरफ झुकी हुई है, ये माइक्रोमियर्स की तरफ झुकी हुई है, ठीक है। और इस गुहा में कौन सा द्रव भरा हुआ है, एल्ब्यूमिनस द्रव। ओके, हाँ, डायग्राम की सहायता से तुम आराम से लिख भी सकते हो, है ना। तो तुम्हें याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी अगर थोड़ा भी माइंड का इस्तेमाल किया। चलो नेक्स्ट है अपना तीसरा, स्टीरियोब्लास्टुला घन कोरक। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे कोरक में कोरक खंड बड़े होते हैं और कोरक खंड बड़े होंगे तो संख्या में क्या होंगे, कमी तो होंगे। तो कोरक खंड बड़े होते हैं परंतु इनकी संख्या कम होती है। और कोरक खंड बड़े होंगे तो ब्लास्टोसील क्या होगी, छोटी होगी, है ना। ब्लास्टोसील कोरक गुहा बहुत छोटी होती है और बीचों बीच होती है, कोरक के बीचों बीच होती है। इस प्रकार का घन कोरक निडेरिया, कीट, एनालिड्स, मोलस्क जैसे एनिमल्स में पाया जाता है। कोरक खंड सघन पिंड के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं। कोरक में या तो कोरक गुहा का अभाव होता है या केंद्र में अत्यंत छोटी कोरक गुहा पाई जाती है। ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ऐसे कोरक का निर्माण होलोब्लास्टिक क्लीवेज, पूर्णभंजी, समान पूर्णभंजी विदलन के द्वारा होता है। इस प्रकार का कोरक फाइलम निडेरिया के कुछ सदस्य, कुछ कीट, कुछ एनालिड्स और कुछ मोलस्क जैसे एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिस्कोब्लास्टुला, डिस्क यानी बिंब। ओके, तो इस प्रकार के कोरक उन एनिमल्स के अंडाणुओं में पाया जाता है जिनके अंडाणुओं में पीतक की मात्रा बहुत अधिक होती है।
सुना? कौन से अंडाणु में? जिनमें पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अब देख लो, पीतक वाले, ज़्यादा पीतक वाले है ना, जो केवल अंडे के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, एवीज होते हैं, प्रोटोथीरिया के एनिमल्स हैं, पिसीज है, ठीक है ना। तो इन जंतुओं के अंडाणुओं में पीतक की मात्रा ज़्यादा होती है। बिंब कोरक का निर्माण बिंबाव विदलन के द्वारा डिस्कोइडल क्लीवेज के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें कोरक खंड एक बिंब का निर्माण करते हैं, एक डिस्क बना लेते हैं जो कि पीतक के जस्ट ऊपर स्थित होती है। अधजननी गुहा के तल पर कोशिकाओं के स्तर के निर्माण से कोरक गुहा का निर्माण होता है। कोरक गुहा की छत एपीब्लास्ट से बनती है। किससे बनती है? एपीब्लास्ट से। तो तुम्हें इसमें याद रखने योग्य क्या बातें हैं? डिस्कोब्लास्टुला यानी रेप्टाइल्स, पक्षी, प्रोटोथीरिया और पिसीज में, ठीक है। इस कोरक का निर्माण किससे? बिंबाव विदलन के द्वारा। कौन से अंडाणुओं में? जिनमें पीतक की मात्रा ज़्यादा होती, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिंब कोरक का निर्माण बिंबाव विदलन से। कौन से प्राणियों में? जिनमें पीतक की मात्रा ज़्यादा होती है। पीतक की मात्रा ज़्यादा किस में होती है? रेप्टाइल्स, पक्षी, प्रोटोथीरिया, पिसीज, ठीक है। पांचवें प्रकार का कोरक आपका आ जाता है पृष्ठीय कोरक या परिकोरक, सुपरफिशियल ब्लास्टुला या पेरीब्लास्टुला। तो इस प्रकार का कोरक इंसेक्ट्स में, कीटों में पाया जाता है, ठीक है। केंद्र पीत की अंडाणु सेंट्रोलेसितल अंडाणु होते हैं कीटों के अंतर्गत। उनमें पृष्ठभंजी विदलन के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के ब्लास्टुला का निर्माण होता है। ऐसे ब्लास्टुला के कोरक खंड एक स्तरीय कोरक चर्म के रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक स्तरीय। इसमें कोरक गुहा का अभाव होता है, कोरक गुहा नहीं पाई जाती है, ठीक है। कोरक चर्म या पीतक को घेरे रहता है, अर्थात कोरक गुहा का स्थान कौन ले लेता है? पीतक ले लेता है। छठा है अपना, छठा और लास्ट, पोस्ट कोरक ब्लास्टोसिस्ट। देखो ध्यान से सुनो, है ना, क्योंकि ये किस में पाया जाता है? ये मैमल्स में, स्तनधारियों में पाया जाता है ना। हमारे समान जंतुओं में इस प्रकार का कोरक पाया जाता है। स्तनधारियों में विदलन के दौरान एक ठोस कोरक खंड की गेंद का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? मोरूला, ठीक है ना। मोरूला मैंने तुम्हें कल भी बताया था। एक सहतूत के समान ठोस संरचना का निर्माण होता है, उसको क्या कहेंगे हम? मोरूला। विदलन के उत्तरकाल में, यानी उत्तरकाल यानी बाद के समय में, विदलन के बाद के समय में भ्रूण के अल्पक्रिय ध्रुव में प्रारंभ में एक छोटी विदर यानी खांच का निर्माण हो जाता है। आगे चलकर यही कोरक गुहा का निर्माण करती है। ठोस गेंद है, उसमें विदलन के बाद में जो उसका भ्रूण होता है, उसके वेजिटेटिव पॉल पर, अल्पक्रिय ध्रुव पर एक छोटी विदर कांच का निर्माण होता है, जो आगे चलकर कोरक गुहा का निर्माण करती है। ये गुहा सक्रिय ध्रुव के अलावा सभी स्थानों पर चपटी कोशिकाओं के एक स्तर द्वारा घिरी हुई रहती है। सक्रिय ध्रुव के अलावा जितने भी स्थान हैं, उन पर चपटी कोशिकाओं के एक स्तर द्वारा घिरी रहती है। और इस स्तर को, इन चपटी कोशिकाओं के स्तर को हम क्या कहेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। हिंदी में पोष कोरक भी कहेंगे। सक्रिय ध्रुव पर एक कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है। सक्रिय ध्रुव पर एक कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है, जिसे आंतरिक कोशिका पुंज कहा जाता है। आंतरिक कोशिका पुंज को एम्ब्रियोनिक नोब भी कहते हैं, भ्रूणीय गुंडी, क्योंकि
कहाँ है ये? सक्रिय ध्रुव पर एक कोशिकाओं का पुंज उपस्थित होता है जिसे आंतरिक कोशिका पुंज या भ्रूण गुंडी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से भ्रूण के बाह्य शरीर का निर्माण होता है। इसी से पूर्ण जंतु का निर्माण होता है। ट्रोपोब्लास्ट द्वारा भ्रूण बाह्य संरचनाओं का निर्माण करते हैं। एम्ब्रियोनिक नोब के द्वारा भ्रूण के शरीर का निर्माण होता है और ट्रोपोब्लास्ट यानी बाहरी सेल जो होती है वह भ्रूण की बाह्य रचनाओं का निर्माण करती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।